हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, जो मैं कृषि में, उसका कृषि में भी संबंध है, उसका पोल्ट्री में भी है, उसका डेयरी में भी है, उसका पिगरी में भी है, उसका रेबिट्री में भी है, गोट्री में भी है, डकरी में भी, जितने भी तरह के एग्रीकल्चर बेस्ड या फिशरीज वगैरह, सब में इसका कहीं ना कहीं इसका रोल है। ये अलग बात है कि लोग इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं, जो विषय है वो है अजोला। अजोला आप लोगों ने सुना होगा। पहले हमारे गांव में, पहले पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि, या बहुत लोगों को याद भी होगा कि हमारे गांव में तालाब होता था, और तालाब के में कुछ दिनों के बाद जब पानी एकत्रित बरसात में हो जाता था, उसमें एक शैवाल हो जाता, हरे रंग का एक चटाई की तरह, मैट की तरह बिछ जाता था, और वो ग्रीन रहता था बहुत समय तक। लोग उसका यूज़ नहीं करते थे, और वो खास करके कई बार पशु वगैरह जब नहाने के लिए, या पशु को जब उसमें धोने वगैरह के लिए ले जाते थे, या पशु को पानी पिलाने के लिए उस तालाब में यूज़ करते थे, तो पशु उसको मतलब उसको ग्रहण करता था, या कह सकते हैं खाने की रुचि रखता था। उसी तरह से लोग उसमें बत्तख पालन करते थे, बत्तख वगैरह उसमें आते थे, मुर्गियाँ उसके आसपास बहुत तालाब के आसपास रहते थे, तो उसको खाते थे। तो इस तरह से कई चिड़िया को भी आपने, बर्ड्स को भी देखा होगा उसको खाते हुए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है अजोला। अजोला मतलब एक तरह से हरे रंग का होता है, और अजोला के साथ एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ, या हम कह सकते हैं कि नील हरित शैवाल। शैवाल का मतलब है कि वो फर्न, जो आपने देखा होगा कि हमारे धान के खेत में, जो खास करके पैडी प्रोडक्शन, धान का खेती करते हैं, तो धान के खेत में जब पानी इकट्ठा हो जाता है, 3-4 इंच का पानी काफ़ी दिनों तक रहता है, तो उसमें हरे रंग का एक काई जम जाता है। काई जिसको बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। और वो कहा जाता है, आजकल तो सभी किसानों को पता है कि उसकी संख्या वो जितनी मात्रा में ज़्यादा रहेगा, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन ले करके, और वो पौधों को खुद भी लेता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है। तो वो शैवाल जो है वो एसोसिएट होते हैं हमारे अजोला के साथ। तो अजोला और नील हरित शैवाल एक दूसरे का सहयोगी है, यानी कि जो अजोला जो है और नील हरित शैवाल को अलग नहीं किया जा सकता है। जहां अजोला होगा वहां नील हरित शैवाल जरूरी है, होता ही है, क्योंकि नील हरित शैवाल जो को भोजन जो है वो अजोला प्रदान करता है, और या अजोला के द्वारा वो लेता है। अजोला जो है वो ग्रीन रंग का, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, और नील हरित शैवाल जो है उसके नीचे, उसके जड़ के पास जुड़ा रहता है, और वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के फिक्स कर करके और पौधे को प्रदान करता है। तो ये एक एसोसिएशन है, एक सहयोगी है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अजोला उत्पादन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इसके सारे विषय को हम लेकर के आज आपसे बात करने के लिए आए हैं। तो अजोला को आप समझ लीजिए कि एक जो है अजोला और शैवाल, जब भी हम अजोला की बात करेंगे तो आप शैवाल भी उसके साथ एसोसिएट जुड़ा हुआ रहेगा। अजोला ही जो है वो शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है, और ये जिसे हम हरी खाद भी कहते हैं, जिस शैवाल को हरा सोना भी कहते हैं, या जादुई फर्न कहते हैं, या पशुओं का च्यवनप्राश भी इसको कहा जाता है। पशुओं को, अजोला को पशुओं का च्यवनप्राश भी कहा जाता है, जादुई फर्न भी कहा जाता है, और हरा सोना भी कहा जाता है। तो ये कई नामों से इसको प्रचलित है, जिसके बारे में लोगों को पता है, या किसान इसके बारे में बुलाते हैं गांव-गांव में इसके बारे में लोग, क्योंकि आजकल इसका प्रचलन बहुत चल पड़ा है। बहुत जगह ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के दौरान अजोला के उत्पादन के बारे में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, और खास करके पशुपालन वालों को इसके बारे में विशेष जानकारी दी जा रही है। अजोला की अगर हम तेजी से, ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है, इसका जो ग्रोथ है अजोला का, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये पानी के ऊपर जो है एक सतह पर गुच्छों की तरह ये तैरती रहती है। आपने जब इसको उत्पादन करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये गुच्छों में रहता है, और पानी की सतह के ऊपर तैरता रहता है, पानी के नीचे नहीं रहता है।
और हरे रंग की चटाई के रूप में ये दिखाई देता है। इसमें इसके साथ ही जो शैवाल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जब अजोला जो है दोनों काम करता है, एक तो फीड के रूप में भी काम करता है, भोजन के रूप में भी, और ये जो शैवाल है काई है उसको भोजन प्रदान भी करता है। ये आपने शैवाल को तो देखा ही होगा कि मैंने बताया आपको कि धान के खेत में पाया जाता है। जो अजोला की प्रजाति है जो बहुत ही कॉमन है, जो किसानों को उत्पादन के लिए कहा जाता है, वो है अजोला पिन्नाटा। और ये लो टेम्परेचर यानी 6-7 डिग्री टेम्परेचर से लेके हाई टेम्परेचर तक 40-45 डिग्री तक भी ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। अजोला की अगर हम विशेषता बोलें तो ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है और बहुत कम खर्च में बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें है। ये वन टाइम का मतलब जो भी आपने इसके लिए अभी आगे मैं बताऊंगा कि तालाब कितने साइज का आपने उथला तालाब बनाना है, और उसमें इसको बर्तन में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं, छोटे बर्तन में भी कर सकते हैं, कोई टब में कर सकते हैं, कृत जो आपके घर में अगर कोई कंक्रीट का बना हुआ टब है उसमें भी उत्पादन कर सकते हैं, प्लास्टिक के टब में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अपने खेतों में छोटे तालाब बना करके भी 1 फीट गहरा 1.5 फीट गहरा तालाब बना करके भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसकी जो वृद्धि है, जैसे कह सकते हैं कि 5 से 6 दिनों में इसकी वृद्धि जो है दुगनी डबल हो जाती है। जितना भी हम इसमें डालते हैं तो इसका उत्पादन जो है, जब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है, जब हम अजोला पानी से निकालने लगते हैं पशुओं के लिए या किसी को भी फीड देने के लिए, तो या उसको उपयोग करने के लिए, तो उसके बाद इसमें ये आपको 1 या 2 दिन का भी गैप नहीं देना पड़ेगा, डेली इसको निकालना पड़ेगा, इतनी तेजी से इसकी वृद्धि होती है। तो लगभग 10 से 12 दिन जब हम उत्पादन शुरू करते हैं इसका, तो 10 से 12 दिन के बाद इसका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जो है 5-6 महीने तक चलता रहता है। एक वर्ष में 1 हेक्टेयर क्षेत्र से करीब करीब, अगर 1 हेक्टेयर में आपने अजोला का उत्पादन करना है तो करीब करीब 350 टन यानी अजोला का उत्पादन हो सकता है। आप सोच लीजिए 1 वर्ष में इतना तेजी से इसकी वृद्धि होती है। 1 वर्ष में 350 टन तक आप इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है मोस्टली जैसे है नम और आर्द्र एवं समान तापमान पर आसानी से उगा सकते हैं इसको। पशुओं के लिए यह सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार है। जितने भी हरा चारा हम खिलाते हैं जितने तरह का, उसमें मिनरल मिक्सचर की तरह ये काम करता है जो है पशुओं के लिए, जो खासकर दुधारू पशुओं के लिए। इसके उत्पादन के लिए बहुत बड़े स्थान की मैंने आपको बोला कि जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे स्थान में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी आवश्यकता किसान को नहीं है, बहुत तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए। अगर इनको थोड़ा सा बता दिया जाए तो इसका उत्पादन बड़ी कम लागत से शुरू किया जा सकता है। और इसको एज ए व्यवसाय, इसका उत्पादन कर करके आप इसको बाजार में बेच भी सकते हैं। अपने गांव में ही आप इसकी डिमांड, अगर लोगों को इसके बारे में पता हो तो लोगों की डिमांड बहुत रहती है इसके बारे में, क्योंकि जो पशु पालन करते हैं उनके लिए एक बहुत सस्ता पशु आहार है, एक तरह से कह सकते हैं। बहुत कम लागत में और बहुत कम समय में उत्पादन को शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत कम समय में 2-4-5 दिन में, अगर आपने चाहे तो 1 सप्ताह के अंदर इसका उत्पादन लेना शुरू कर सकते हैं। करीब करीब ₹1.50 से लेकर ₹1 प्रति किलोग्राम अजोला का खर्च आता है। आप सोच लीजिए कि कितना सस्ता है अजोला, और अगर इसका उत्पादन शुरू किया जाए तो किसानों को कितना फायदा होगा। इसके अजोला में अगर पोषक तत्व की बात करें तो इसमें से 40% आप पशुओं को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, पशुओं को सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसकी वृद्धि अच्छी हो, मांस का उत्पादन अच्छा हो, अंडे का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, ये सब में प्रोटीनियस डाइट की जरूरत पड़ती है। यानी प्रोटीन की मात्रा तो 40 से 60% तक प्रोटीन है। आप इसको ध्यान से सुनिए कि 40 से 60% अजोला में प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन आपको बहुत सारे पशु आहार जो मार्केट में मिलते हैं उसमें भी इतना नहीं होता है। तो इतना परसेंट आपका, और एक तो नेचुरल चीज है, उत्पादन आपने अपने घर में ताजा फ्रेश पशुओं को खिला सकते हैं, या अपने मुर्गियों को खिला सकते हैं, पोल्ट्री को दे सकते हैं।
बकरियों को दे सकते हैं फीड के साथ। तो ये तो बहुत तेजी से मतलब बहुत ही रुचिकर और रुचि से खाते हैं, मतलब जिसको बोल सकते हैं टेस्ट से। ऐसा नहीं है कि पशुओं को इसकी आदत नहीं है, पशुओं को अगर इसके हरे चारे में मिला करके दिया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पशु करता है। इसमें 10 से 15% तक खनिज तत्व है। और मिनरल मिक्सचर की मैं बात कर रहा था आपको कि खनिज तत्व की मात्रा करीब करीब 10 से 15% है, और हम मुफ्त का एक तरह से कहते हैं नेचुरल चीजें हैं। उसके अलावा अमीनो एसिड जो है इसमें 7 से 10% तक होता है। अमीनो एसिड की बात आपको मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि प्रोटीनियस डाइट है, तो प्रोटीनियस डाइट में अमीनो एसिड तो होता ही है। उसके अलावा विटामिन इसमें है, ए विटामिन B12, इसके साथ बीटा कैरोटीन जो आंखों के लिए रोशनी के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो पशुओं के लिए एक जो है संतुलित कह सकते हैं आहार के रूप में इसको या एडिटिव के रूप में आप इसको जो आप फीड दे रहे हैं पेट भरने के लिए उसके साथ इसको मिला करके खिलाएंगे तो पशुओं को, जानवरों को या पोल्ट्री को या डेयरी कोई भी एनिमल्स को या गोट्री को, बकरी को भी, तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जस्ता के तत्व मिनरल्स पाए जाते हैं। यानी खनिज तत्व की मैंने बात बता रहा था कि ये सारे खनिज तत्व, कैल्शियम के लिए तो हम कैल्शियम का मिनरल मिक्सचर गाय को हम जो दूध देने वाली पशु है उसको देते हैं। तो एक बैलेंस डाइट बनाता है ये जो है अजोला। और अजोला उसी के बारे में आज हम बार बार आपको, कई लोग इसके बारे में इतना पूछते हैं कि अजोला का उत्पादन हम जो कर रहे हैं उसको कितना देना चाहिए, तो उसके सारा जिक्र हम आपको करेंगे कि एक पशु को प्रतिदिन, दुधारू पशु है उसको कितना देना चाहिए और कितना खिलाना चाहिए। अगर आपके पास उत्पादन और बहुत कम एरियाज में आप छत के ऊपर भी आप इसको अगर टब बना करके उत्पादन ले सकते हैं, तो मैं तो बोला कि इसकी एक बार हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए तो कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग चलती है। अब लाभ की बात करते हैं। बहुत सारा लाभ तो मैंने जिक्र कर दिया। जैविक खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया। अगर इसका अजोला को निकाल के रख लीजिए और इसको ड्राई कर दीजिए, सूख जाता है ये, क्योंकि अगर पानी से निकालेंगे तो सूख जाएगा और इसको निकालना भी डेली पड़ता है पानी से। तो छान के जब हम इसको निकालते हैं तो इसको अगर हम अगर पशु हमारे पास बच गया, बहुत मात्रा बच जाती है, तो आप इसको एक फर्टिलाइजर के रूप में, जैविक खाद के रूप में अपने गमले में डाल सकते हैं, अपने खेतों में डाल सकते हैं, अपने क्यारियों में डाल सकते हैं, किचन गार्डन में डाल सकते हैं। तो उनका यूज आप एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर भी कर सकते हैं। इसके अलावा धान के खेत में हम अजोला को डालते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि इसमें हरित शैवाल पाया जाता है। तो हरित शैवाल जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है और पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए सिर्फ धान के खेत में ही अजोला हो सकता है क्योंकि वहां पानी हमारा स्थिर रहता है, हम उसको मेंटेन करते हैं, धान का उत्पादन ही तभी होता है। तो उस कंडीशन में अजोला को आप यूज कर सकते हैं। अजोला अगर पूरे खेत में फैल जाए, धान के खेत में, तो वाष्पित जो हवा, पानी जो हमारा गर्मी में जल्दी जल्दी सूख जाता है उसको रोकता है, उसको कम करता है, यानी कि पानी को हवा बनने से कम रोकता है। और इसलिए इससे क्या होता है, कम सिंचाई या जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता धान के फसलों को नहीं होती है। अगर हम करें ये एक तरह से, अगर पूरे खेत में ये फैल जाए धान के खेत में, तो ये खरपतवार को भी नहीं उगने देता है। तो इसलिए अजोला को हम अपने खेतों में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक मतलब के जो हम डालते हैं फर्टिलाइजर धान के खेत में, उसकी जो उपयोग करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। अगर एक हेक्टेयर में बात करें, 1 हेक्टेयर में अगर धान के खेत में हमने अजोला डाल दिया है तो करीब करीब 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ये फिक्स करता है एक क्रॉपिंग सीजन में। यानी कि धान की फसल जो 4 महीने की, 3.5-4 महीने की होती है, जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद अगर खेत में डाल दिया जाए तो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन तक फिक्स करती है। यानी कि हमारी बहुत हद तक 1/3 कह सकते हैं नाइट्रोजन की जरूरत को हमारा अजोला जो है वो पूरा कर सकता है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जैविक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पशुओं में चारे के बारे में पशुओं को जो हम चारे में जो पशुओं के मिनरल मिक्सचर या किसी और चीज की पोषक तत्व की कमी रहती है उसको भी ये पूरा कर सकता है। इसके अलावा ये एक आसानी से पचने वाला और पशु का आहार है। मैं इसका लाभ बता रहा हूं आपको। ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इवन उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बढ़ाते, फास्ट करता है, डाइजेस्टिव
जो डाइजेशन की प्रक्रिया है या पाचन तंत्र की जो पशुओं में प्रक्रिया है उसको भी फास्ट करता है, बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ा करके। तो इसको मुर्गियों में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो मुर्गी में अंडा देने की क्षमता में वृद्धि होती है। मुर्गियों में के आहार में अगर इसको मिला करके दिया जाए तो अंडा उत्पादन में वृद्धि होता है। ब्रॉयलर मुर्गी को अगर इसको खिलाया जाए तो मांस के उत्पादन में वृद्धि होता है। देखिए, दूध उत्पादन तो बढ़ता ही है पशुओं में, दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन जो माना गया है कि अगर आप अजोला देना शुरू कर दिए तो 10 से 15% तक उत्पादन, दूध का उत्पादन सीधे बढ़ जाता है। अब अगर 100 किलो आप उत्पादन कर रहे थे 5 गायों से या 5 पशुओं से, तो वो अब 115 लीटर दूध आपका उत्पादन हो सकता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना डायरेक्ट इसका बेनिफिट है कि पशुओं में। और वो बेनिफिट कहाँ से आता है, वो फायदा कहाँ से आता है, क्योंकि पशुओं को बैलेंस डाइट मिलता है। मिनरल मिक्सचर, मैंने बताया कि प्रोटीन का परसेंटेज इतना है, फैट का परसेंटेज, मिनरल मिक्सचर का परसेंटेज इतना है, खनिज तत्वों का इतना है, विटामिन है, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो पशुओं को जरूरी है। तो उसके कारण से पशुओं में करीब 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ जाता है, साथ में प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। दूध में फैट की परसेंटेज मात्रा को बढ़ाता है ये अजोला। तो फैट परसेंटेज तो आजकल के डेट में कभी भी आप कहीं भी जाएंगे देने के लिए दूध या किसी सोसाइटी को भी आप देंगे तो डेफिनेटली है कि फैट परसेंटेज के अनुसार ही आपके दूध की क्वालिटी को निर्धारित करता है। तो ये फैट परसेंटेज को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस और लोहा का जो कमी है, मैंने आपको बोला कि जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा, ये सब पाए जाते हैं। तो जो पशुओं में मेन कमी हो जाती है वो कैल्शियम फास्फोरस की होती है और साथ में आयरन की कमी हो जाती है। तो उस कमी को भी ये सभी पशुओं में, ये नहीं मैं कह रहा हूं सिर्फ दुधारू पशुओं में, सभी पशुओं में इसको में बढ़ाता है। इसके अलावा मुर्गी पालन में मुर्गी पालन में जो बीमारी आती है उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। पशुओं में प्रजनन की जो समस्या बार बार हर पशुओं में देखा जाता है, बकरी में हो या पिगरी में हो, जो सुअर पालन करते हैं, या रेविट्री में हो, या इवन दुधारू पशु गाय और भैंसों में होता है, तो उसकी प्रजनन क्षमता को ये बहुत तेजी से यानी कि सुचारू करता है। इसको टाइमिंग को, क्योंकि जितने भी बैलेंस डाइट देंगे उसका सीधा असर उसके प्रजनन पे पड़ता है। समय से बच्चे देगा, समय से गर्भाधान होगा और दूध का उत्पादन उतनी बार होगा। और दूध का जो टाइमिंग है, एक तरह से कहते हैं कि कितने लंबे समय तक प्रजनन में दूध दे सकता है, उसकी मात्रा को भी बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अजोला खिलाने से पूरा हो सकता है। उसके अलावा भेड़ बकरियों में जो है, भेड़ बकरी जो लोग पालन करते हैं, खास करके भेड़ वाले तो खैर चराने के लिए चारागाह में चले जाते हैं, लेकिन बकरियों का पालन खास करके लोग करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है जो खासकर सर्दियों के मौसम में या कुछ भी, तो बाहर ले जाना बकरियों को या भेड़ों को मुश्किल होता है। उस कंडीशन में इसके फीड में जो सूखा चारा खिलाते हैं उसमें अगर अजोला मिला करके दिया जाए तो उसके मांस उत्पादन में, उसके प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि होती है। पशुओं में सभी पशुओं में ऐसा माना जाता है, खास करके जो मांस का उत्पादन करते हैं, कि उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो फास्फोरस की कमी को ये पूरा करता है। तो ये सारे जो विशेषता है अजोला के, ये हमारे को ये कहता है कि जो भी किसान एग्रीकल्चर करता है उसको अजोला का उत्पादन अवश्य करना चाहिए। अजोला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम अजोला को तैयार करने की अगर हम बातें हैं कि अजोला को कैसे तैयार करना है, तो अजोला की खेती के लिए हमें कृत्रिम तालाब बनाने की आवश्यकता होती है। कंक्रीट का हो सकता है, कोई टब का हो सकता है, मैंने बोला था कोई सिंपल सा आप गड्ढा 1 फीट बाई 1 फीट गहरा अगर तालाब बना देते हैं तो आप उसमें प्लास्टिक की शीट बिछाएं ताकि पानी जो है वो रिस्क जल्दी ना उसमें डालना पड़े, क्योंकि अगर नीचे पानी जमीन के अंदर जाएगा तो वो तालाब में डेली पानी डालना पड़ेगा। तो बहुत उथले तालाब की आवश्यकता होती है, वो भी बना सकते हैं, कंक्रीट का तालाब बना सकते हैं। और उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा, गहराई भी नहीं रहनी चाहिए, और उसमें आप अजोला का उत्पादन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए अजोला की खेती के लिए कृत्रिम तालाब मिट्टी या कंक्रीट का बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे जगह
में जहां आंशिक छाया हो, यानी कि 8 घंटे का धूप नहीं भी आता हो, या जहां पर पेड़ों की छाया हो या घर का छाया हो या कोई और चीज की छाया वहां पड़ रही हो, तो उस जगह पर का चुनाव सबसे बेस्ट रहता है, ताकि अजोला के ऊपर बहुत 2-3 घंटे की धूप भी आती है तो सफिशियंट है, उसका उत्पादन और अच्छा होता है। तो अगर 30% सूरज का प्रकाश की आवश्यकता, करीब करीब 30% की आवश्यकता होती है, नहीं 1/3 यानी 3 घंटे भी अगर धूप उस पर लग गया तो दैट इज सफिशियंट। तो ऐसे जगह पे जो आपका अनयूटिलाइज्ड एरिया है वहां पर भी आप इसको उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बढ़िया जो साइज है जो गड्ढे का, वो 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 20 से 25 सेंटीमीटर करीब गहरा गड्ढा बनाना आवश्यक है। इतने ही 20 से 25 सेंटीमीटर यानी करीब करीब 1 फीट गहरा और 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर और 3 मीटर जो है लंबा, एक औसत आप इस तरह से कई सारे गड्ढे बना सकते हैं। इससे क्या होता है, गड्ढे की चौड़ाई 2 मीटर रखने से क्या होता है कि दोनों साइड से आप अजोला को प्रतिदिन, चूंकि निकालना पड़ता है डेली, जब उत्पादन इसका शुरू होगा तो डेली निकालना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप इसकी चौड़ाई, लंबाई तो आप 3 मीटर से ज्यादा 5 मीटर भी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है वो हर हालत में 2 मीटर से ज्यादा ना करें, ताकि अजोला की फसल को आसानी से जल्दी जल्दी जब भी जरूरत हो हमको समय से इसको आसानी से निकाला जा सके और कोई भी निकाल सके। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसका साइज इसीलिए हम 3x2x1 फीट रखते हैं, 3 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1 फीट गहरा। तो इसमें, और इस अगर आप कंक्रीट का बना रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर कंक्रीट का नहीं बना रहे हैं तो इसमें एक आसानी से सफेद या ब्लैक रंग का प्लास्टिक का पॉलीथीन का शीट जो सस्ता सा आता है उसको आप इसमें बिछा सकते हैं, जिससे पानी का जो रिसाव है वो बंद हो जाए। करीब करीब 10, जब हम पहले गड्ढा बना लिया, हमने तैयार कर लिया 3 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1 फीट का, उसके बाद उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि करीब 10 से 15 या 20 किलोग्राम मिट्टी जो है, खेत की मिट्टी, सिंपल सी मिट्टी है, उसको आपने उसमें डालना है। वो आपने 10-15 किलोग्राम इतने एरिया के लिए, उसी के अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर दुगना है तो आपने करीब 30 से 40 किलोग्राम मिट्टी डाली, तो उसी तरह से आप उसमें मिट्टी डालना है। सिंपल मिट्टी, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, बाकी अगर हो भी तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। उसको मिट्टी को डालिए। गड्ढे में 1 सप्ताह पुराना गोबर जो है आप कम से कम 6 से 10 किलोग्राम आप मान के चलिए। उसके बाद आपने 10 से 15 दिन पुराना जो गोबर है, जो पशु का ताजा गोबर न रख करके 10 से 15 दिन पुराना गोबर है, उसको आप किसी बाल्टी में घोल लीजिए पहले, और घोलने के बाद उसमें आप उसको मिट्टी उसी में डाल दीजिए तालाब में। पानी डालने से पहले की बात मैं बता रहा हूं, अभी पानी नहीं डालना है। उसके बाद डालें। उसके बाद मुख्य रूप से इसमें जो है मतलब इसको वृद्धि के लिए, अजोला तेजी से बढ़े, इसके लिए इसको एक खाद की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है और वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस, फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर आता है, जैसे आप रॉक फॉस्फेट करीब 1 से 1.5 किलोग्राम, उसके अलावा म्यूरेट पोटास का मिश्रण जो है करीब 50 ग्राम म्यूरेट पोटास उतने एरिया में आप डाल सकते हैं। जैसे 1.5 किलोग्राम करीब, मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट और 1.5 किलोग्राम मैग्नीशियम, 10 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट इसमें डालिए और 1.5 किलोग्राम मैग्नीशियम, और उसके अलावा 20 से 50 ग्राम म्यूरेट पोटास का मिश्रण इसमें डालें। ये पहले मिट्टी डाला, उसके बाद इसमें गोबर को घोल करके डाला, उसके बाद आपने रॉक फॉस्फेट डालना है, मैग्नीशियम डालना है और उसके साथ आपने म्यूरेट पोटास डालना है। इसकी मात्रा डालनी है। अब गड्ढे में 10 से 5, जैसे 1 फीट गहरा मैंने 25 सेंटीमीटर बोला, तो करीब करीब 15 से 20 सेंटीमीटर तक इस गड्ढे को पानी से अब भर दें। भर करके 3-4 दिनों तक इसको छोड़ दें, ताकि अच्छी तरह से ये जो है ये सारा कुछ जो है वो मिल जाए। अब 3 दिन के बाद, उसी दिन ना करके 3 से 4 दिन के बाद आप इसमें 1 किलोग्राम अजोला का इनोकुलम का मतलब उसका बीज की बात कर रहे हैं। इनोकुलम और कोई नई चीज नहीं है। बीज जो है, जो अजोला आप ले करके आए हैं, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, किसी और किसान से भी आप ले सकते हैं या किसी विश्वविद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय में आपको आपके नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से आपको मिल जाएगा या उपलब्ध करवा देंगे। तो वो आप करीब करीब 1 से 1.5 किलोग्राम अजोला इसमें डाल दें। अजोला के पौधे को सीधा
चूंकि अजोला को जब हम डालते हैं तो इसको कई बार इसके जो है जड़ें ऊपर रह जाती है डालते समय थोड़ी बहुत, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि पौधे के ऊपर जब डालने के बाद पानी का छिड़काव करें, तो इससे क्या होगा, इसकी जड़ का भाग नीचे चला जाएगा, और चूंकि जड़ नीचे ही रहना चाहिए, हरा भाग ऊपर में होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो इसलिए पानी का छिड़काव करने से क्या होता है कि अजोला के पौधे जो है वो सीधा हो जाता है, या पानी का कोई पाइप से छिड़काव करेंगे तो वो सीधे हो जाएंगे, अपने आप उसके जड़ नीचे की तरफ चला जाता है। 10 से 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जो अजोला आपने 1 से 1.5 किलोग्राम डाला था, इतने एरिया में आपका पूरा अजोला आपके तालाब में फैल गया, पूरी तरह से ढक लिया है। पूरा पानी का जो कोना कोना है वो आप समझ देख लेंगे कि 10 से 15 दिनों के अंदर ये पूरा तरह से पानी के तालाब को, जो आपका टैंक बनाया है, उसको कवर कर लेगा। और उसके बाद कटाई शुरू, मतलब आप इसमें 10 से 15 दिन के बाद आप इसमें कटाई शुरू कर सकते हैं। हर कटाई के बाद हर सप्ताह आप अगर चाहें इसमें कि अजोला का अच्छा उत्पादन हो, भरपूर उत्पादन हो, उसके लिए आप 20 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो बहुत आसानी से फर्टिलाइजर हर किसान के पास होता है, और 1 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति सप्ताह या हर सप्ताह आप इसमें डालें। मैंने आपको बोला 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम, इतने एरिया के लिए 20 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट थोड़ा सा लेकर के आप इसमें घोल करके डाल दें। और इसके अलावा 1 किलोग्राम जो गोबर की खाद है, गोबर है यानी कि जो गोबर है 10 से 15 दिन पुराना, वो 1 किलोग्राम के आसपास, ये बिल्कुल नहीं तौल करके, आइडिया से 1.5 किलोग्राम आप इसमें डाल दें। तो ये कटाई करने के बाद हर सप्ताह आपने शुरू कर देना है। 15 दिन के बाद आपकी कटाई करीब करीब शुरू हो जाती है। अब अजोला की कटाई है, इसके लिए हमें एक छन्नी की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि रेत वगैरह छानने वाली छलनी होती है, उस तरह के छन्नी आपके पास गोल या चौकोर या जैसा भी है, आप वर्गाकार आप उसका, ताकि जब हम इसको पानी से छाने तो पानी जो है वो उसी तालाब में रह जाए और जो हमारा अजोला है वो आसानी से बाहर आ जाए। तो हर 10 से 15-20 दिनों के बाद अजोला की कटाई की जा सकती है। मैंने बोला तो 2 से 3 सप्ताह के बाद अजोला का उत्पादन आपका शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने अजोला को डाला उसके 20वें दिन आपको पहला कटाई मिलना शुरू, कटाई का मतलब है कि अजोला निकालना आप शुरू कर सकते हैं। प्रतिदिन इतने एरिया से 2 किलोग्राम आपको अजोला निकालना पड़ेगा, मतलब कम से कम 2 किलोग्राम अजोला आपको मिलेगा 3 बाई 2 मीटर बाई 25 सेंटीमीटर गहरे तालाब से। यानी कि आप देख लीजिए 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन आपको 4 से 5-6 महीने तक, जब तक, वैसे बोला जाता है इसमें कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि देखभाल कैसे करनी है, तो करीब करीब 6 महीने तक कंटिन्यूअस आपको अजोला जब एक बार निकलना शुरू हो गया तो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी कटाई जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस है। आपको 1 या 2 दिन बीच में गैप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा गैप नहीं कर सकते हैं। अगर ज्यादा गैप करेंगे तो इसमें एक दूसरे के ऊपर इसका बढ़वार होने लगता है और ये सूखने लग जाता है या इसमें कलर चेंज होने लगता है। तो आपको प्रतिदिन, अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको निकालना जरूरी है, ये ध्यान रखें आप। कटी हुई जो अजोला जो हम निकालते हैं उसमें उसको ताजा पानी से यूज करने से पहले, क्योंकि इसमें हमने गोबर मिलाया है, तो गोबर की गंध करीब कभी कभी अजोला में रह जाता है, क्योंकि पानी में गोबर को मैंने बोला कि हर सप्ताह आपको कम से कम 1 किलोग्राम डालना है। तो उस हिसाब से आप जानेंगे कि अजोला में थोड़ी सी गोबर की गंध आती है। तो जब भी आप इसको निकालें छन्नी में, तो उसके बाद एक ताजे पानी के दूसरा टैंक आप बनाए रखें या बाल्टी में आप इसको डालें और इसको 2-3 पानी से धो लें, तब उसके बाद पशुओं को खिलाने के लिए यूज करें। कितना प्रयोग करें, अगर हम कितनी मात्रा इसको पशुओं को देना है, अगर हम उसकी बात करें तो साफ पानी से सबसे पहले मैंने बोला कि अजोला को निकालना है छन्नी से 2 से 2.5 किलोग्राम निकाल लीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना, तौल के नहीं निकाला जाता, एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा कितना हमको निकालना है। और निकालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से साफ पानी से धोने के बाद 2 किलोग्राम अजोला पशुओं को खिलाया जा सकता है प्रतिदिन। एक पशु को प्रतिदिन 2 किलोग्राम अजोला खिलाया जा सकता है। उनको 1 किलोग्राम शाम को फीड में दीजिए, 1 किलोग्राम सुबह में दीजिए। तो ये सारे आपके मिनरल जो आप फीड देते हैं या मिनरल मिक्सचर देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। इसके अलावा मुर्गियों को 250 ग्राम
करीब करीब आपको 250 ग्राम मुर्गियों को प्रतिदिन, एक मुर्गी के हिसाब से हम बोल रहे हैं, मुर्गियों को 250 ग्राम प्रतिदिन दिया जा सकता है। मुर्गियां बड़े चाव से इसको खाती है, इसके फीड के साथ मिला दीजिए या इसको इकट्ठा कहीं पर दे देंगे तो वो कई मुर्गियां इसको खाती है। पशुओं को मैंने आपको बताया कि जो दुधारू पशु है उसको जरूरी नहीं है कि 2 किलोग्राम ही देना, 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन तक जितना ज्यादा पशु दूध देती है उसके अनुसार इसको आप दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बातें तो मैंने आप, इसके अलावा भेड़ और बकरी जो पालन करते हैं किसान, कई लोग कहते हैं कि भेड़ बकरी को कितना देना चाहिए। करीब करीब 1 किलोग्राम प्रति बकरी प्रति भेड़ को आपको इसको देना चाहिए। उस तो जितना आपके पास हर्ड है, जितना बड़ा झुंड है आपके पास, जितनी पशु है उसके अनुसार आप अजोला का उत्पादन 1 टैंक 2 टैंक 4 टैंक 10 टैंक या कोई एक ही लंबा चौड़ा टैंक आप बना सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चौड़ाई ज्यादा मत रखिए, एक से ज्यादा टैंक बनाइए आप तो अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद गाय भैंस बकरी के जो हम बोल रहे हैं इनके लिए एक आदर्श चारा के रूप में तो इसको माना जाता है। मुर्गियों में इसका पसंदीदा आहार है, मुर्गियां तो इसको बड़े चाव से खाती है। खरगोश का ये बहुत ही पसंदीदा आहार है। इसके अलावा बत्तख इस जो अजोला को खाना बहुत पसंद करते हैं। सूअर को भी अगर आप देखें, चूंकि सूअर हम पालते हैं मांस के उत्पादन के लिए, तो सूअर के मांस के प्रोटीनियस डाइट होने के कारण मांस का उत्पादन बहुत तेजी से होता है, तो सूअर भी इसको बड़ा लाइक करता है। इसके अलावा मछली, अगर उस मछली का तालाब में अगर इसको डाला जाए, जहां मछली पालन करते हैं उसमें दिया तो मछलियां इसको फीड के रूप में खाती है और इसको बहुत, शैवाल को तो खाती है, शैवाल के कारण, शैवाल तो मछली का फीड है ही, भोजन है ही, लेकिन शैवाल के साथ साथ ये मछली के आहार में भी एक काम करता है। उत्पादन में अगर हम सावधानी की, अजोला के उत्पादन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसको कुछ एक पहलू है जिसको जरूर ध्यान दें। मैंने बोला था 30% सूर्य की छाया यानी कि इसका प्रकाश चाहिए, यानी कि करीब छायादार स्थान हो, ज्यादा छायादार स्थान हो तो ज्यादा बेटर है इसके उत्पादन के लिए। इसका रंग भी बढ़िया रहता है, अन्यथा इसका रंग थोड़ा पर्पल होने लगता है। तो हरा अगर लेना है तो थोड़ा छाया, डायरेक्ट सन, अगर आपका टब डायरेक्ट सनलाइट में है या तालाब बनाया है तो आप उसके ऊपर हरे रंग का जो नेट आता है उसको आप सिंपल सा जो शेड नेट आते हैं उसको आप उसके ऊपर डाल सकते हैं या किसी बेल वाली फसल को उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं ताकि उसकी छाया जो है तालाब के ऊपर पड़े। उसके अलावा चूंकि यह अधिक ठंड और गर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मतलब मैंने बोला था आपको टेम्परेचर तो, लेकिन 10 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जाने का अजोला का उत्पादन प्रभावित होता है, इसलिए थोड़े दिनों तक आपको सर्दियों में कष्ट हो सकता है। फिर बाद में आप जहां पर भी सर्दियां ज्यादा तेजी, मतलब ज्यादा कम हो जाता है टेम्परेचर या ज्यादा सर्द होता है वहां पर, और जहां टेम्परेचर 40-45 से ऊपर चला जाता है उस कंडीशन में थोड़ा उत्पादन में इसका प्रभाव पड़ता है। अजोला तैयार ऊपरी गर्म के दिनों में हरी, मतलब जैसे बोला शेड नेट वगैरह तो इसमें लगाना चाहिए, और इसमें बहुत अधिक धूप होने पर अजोला के पौधे कई बार सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी सूखने लगता है। इसका कलर जैसा आप देख रहे हो कलर जो है पर्पल कलर का या भूरे रंग का होने लगता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। जो उचित तापक्रम जो माना गया है कि जिसपे ये सबसे अच्छा ग्रोथ करता है वो है 20 से लेकर के 35 डिग्री टेम्परेचर, इस पे इसकी बढ़वार सबसे उचित होती है। 8 डिग्री टेम्परेचर नीचे चले जाने पर इसमें मतलब गड्ढे में जूट की बोरी को से ढक देते हैं, जो गड्ढा है उसको हम, ताकि उसको जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए। 8 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ज्यादा नहीं जाना देना चाहिए, तो इसको आप एक जूट की बोरी से उस तालाब को आप ढक सकते हैं, थोड़ा सा डंडे वगैरह लगा करके। पानी का स्तर कभी भी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा भी नहीं हो, 15-20 सेंटीमीटर और उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये एक पानी का जो डेप्थ है उस तालाब का वो मेंटेन आपने करना है हर हालत में। पीएच मान की बात जहां तक पानी की है वो आप एक आज का सिंपल पीएच मीटर आता है या लिटमस पेपर भी आता है, उसके द्वारा आप जांच सकते हैं कि 5 से 7 पीएच जो है सबसे उचित माना जाता है। ये अगर उत्पादन प्रभावित होता है तो आप इसको किसी वैज्ञानिक से सलाह करके भी आप पीएच मीटर को इसके पानी का जांच करवा सकते हैं।
इसके अलावा बीच में गोबर की खाद और फास्फोरस को मैंने बोला था कि आप 20, 25, 15, 20 ग्राम आप फास्फोरस हर सप्ताह डालते रहिए। उसके अलावा गोबर करीब डालते रहिए। अजोला पूरी तरह से भर जाने के बाद इसको नियमित रूप से निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से नहीं निकालेंगे तो अजोला का उत्पादन प्रभावित होगा। इसलिए आप जब इसका 20-25 दिन के 22 दिन के बाद उत्पादन शुरू हो जाता है तो प्रतिदिन इसको निकालना जरूरी है। निकालने के बाद जब हम अजोला को है तो मैंने बोला आपको कि साफ पानी से धोने के बाद ही पशुओं को खिलाएं, क्योंकि इसमें गोबर की थोड़ी सी जो बदबू आप कह लीजिए वो रहता है, तो वो पशु कई बार लाइक नहीं करता है, तो धोने से वो बदबू आसानी से चली जाती है। तो आप इसको धो करके ही पशुओं को या मुर्गियों को या गोटरी बकरियों को वगैरह को खिला सकते हैं। गड्ढे में अगर अजोला बहुत अधिक मात्रा में मगर आपने 2-4-5 दिन नहीं निकाला है तो उसका जो रंग है वो चेंज होने लगता है। बहुत ज्यादा अजोला उसमें भर जाएगा तो वो पीलापन आने लगता है। इसलिए अजोला को बार बार निकालना भी आवश्यक हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अजोला को अधिक वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए इसको प्रतिदिन निकालना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक 10 दिन के बाद एक बार अजोला के गड्ढे में 1/4 जो है पानी को ताजा पानी से बदल देना चाहिए। मतलब आप करीब करीब जो पानी आपके गड्ढे में है वो पानी 10 से 15 दिन में, सब महीने में 2 बार आप मान के चलिए कि आप पानी 10-15 लीटर पानी उसमें से निकालिए। 1/4 पानी कह सकते हैं, 1/4 पानी निकालिए। और पानी निकालने के लिए आप उसमें से बाल्टी के द्वारा भी निकाल सकते हैं या आप पाइप का व्यवस्था अगर उस टैंक में किए हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। और उतना ही पानी उसमें नया फ्रेश उसमें भर दीजिए। ये ध्यान रहे कि जब भी आप इसको निकालते हैं, जिस समय निकालते हैं तो उस समय पानी को ज़्यादा, मतलब आपको निकालते समय जब भी आप अजोला पानी को निकालें तो आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी उसमें कम ना हो जाए। जितना जल्दी हो उसमें उसके लेवल को मेंटेन कर दें, यानी 15 सेंटीमीटर जो का पानी का हाइट है 15 से 20 सेंटीमीटर, उसको मेंटेन करके रखें। तो इसको महीने में 2-4 बाल्टी आप निकाल दिया, 2-4 बाल्टी पानी फ्रेश डाल दिया। और इस पानी का यूज आप सब्जी उत्पादन की क्यारियों में कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। जो शैवाल होते हैं, जो मैंने आपको बोला कि जो इसके अजोला के साथ जुड़े होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बनिक तत्व पदार्थ की मात्रा और भी मिनरल मिक्सचर होते हैं। तो इस पानी का यूज आप फेंकिए मत, इसको आप अपने जो किचन गार्डन है या उसको सिंचाई वगैरह करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात और बोला कि इसका पीएच मान को आप बार बार, अगर इसकी ग्रोथ पीलापन आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो पानी बदलने से ज़्यादा जरूरी है कि इसके पीएच मान को, पानी का पीएच जो है 5 से 7 के बीच, वो मेंटेन रखने की कोशिश करें। 6 महीने के अंतराल के बाद इसके टैंक को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। और पूरी तरह से फिर खाली करने के बाद फ्रेश यही प्रोसेस से फिर से आप उस गड्ढे को मिट्टी डालिए, गोबर डालिए, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालिए, उसके बाद मैग्नीशियम डालिए, उसके साथ आपने अजोला डालिए। अजोला डालने के बाद आपने इसके अंदर उत्पादन कर सकते हैं। तो ये आपका एक कंटिन्यूअस 6 महीने के बाद गड्ढे को पूरी तरह से उसके मिट्टी वगैरह, खाद वगैरह, गोबर वगैरह जो भी इकट्ठा हो गया है उस सबको निकाल दीजिए। और इन सब का यूज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसको आप अपने गमलों में भरने के लिए या आप क्यारियों में सब्जी उगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। पानी को तो बिल्कुल ही नहीं फेंकना चाहिए। पानी तो हर हालत में आप बीच बीच में जो पानी निकालते हैं उसका यूज आप सब्जी उत्पादन में कर सकते हैं। उसके अलावा ये सब्जी उत्पादन में तो हम इसको यूज करते हैं। तो हम अभी तक जो बात आपको मैंने बताया अजोला के बारे में, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अजोला सबके लिए, जो भी खेती करता है, चाहे वो किसान है जो केवल कृषि करता है या किसी के साथ पशुपालन करता है या पोल्ट्री करता है, डेयरी करता है, पिगरी करता है, कोई भी, या रेबिट्री या कोई भी चीज़, या गोटरी पालन या जो भी करता है, उन सभी किसान के लिए अजोला उत्पादन बहुत ही आवश्यक है। आपका कृषि में भी यूज़ है। अजोला को सुखा करके
वो जब बोरी में रखते जाइए अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा है, और उसको एज ए न्यूट्रिएंट आप जैसे जस्ट लाइक चूड़ा बन जाता है, और उसको आप सुखा करके आप उसको चारे के रूप में, सॉरी, खाद के रूप में पौधों को दे सकते हैं। तो अजोला हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आज इसकी चर्चा आप लोगों को कर रहा था और विस्तार से बताने की कोशिश किया मैंने आपको कि अजोला हमारे लिए कितना आवश्यक है। अजोला के बारे में संपूर्ण जानकारी शायद आपको मिल गई होगी। इसके अलावा आपको और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो आप चाहते हैं हर तरह की बात, तो बिल्कुल आपके ढंग से मैंने ये भी बताया कि अगर आप इसको उत्पादन करते हैं तो आप किसी भी एंगल से, चाहे वो गमला ही लगाता हो, वो भी छोटा मोटा टब में अजोला का उत्पादन कर सकता है। जो मुर्गी पालन करता हो वो भी उत्पादन कर करके अपने मुर्गियों को खिला सकता है और बड़े चाव से खाती है। पशुओं के लिए तो है ही। तो जो किसान जिनको हरा चारा की प्रॉब्लम होती है, या जिनको बार बार खरीदना पड़ता है, या जिनको एनिमल फीड के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत खर्च करना पड़ता है, उनके लिए अजोला उत्पादन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो किसान भाइयों, आज मैं अजोला के बारे में, जो कृषि में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। शायद कोई प्रश्न है तो अवश्य हमसे पूछिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9418494333। तो किसान भाइयों, अजोला एक ऐसा हमारे हर किसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो खेती करता हो, चाहे वो पशुपालन करता हो, चाहे वो बकरी पालन करता हो, चाहे मुर्गी पालन, जैसे खेती से इवन किचन गार्डन भी करता हो, तो उन सब के लिए अजोला उत्पादन एक छोटा सा तालाब बना करके, ज़रूरी नहीं है 3 मीटर बाय 2 मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया में भी आप छोटा मोटा तालाब बना करके, बहुत ज़्यादा गहरा तो होता नहीं है, उसमें प्लास्टिक सीट बिछा करके इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको धन्यवाद। शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।